नमस्कार। आज हम समंदर की गहराइयों में उतर रहे हैं एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने के लिए। अटलांटिक महासागर की एक विशाल धारा प्रणाली AMOC। हमारे पास दो दिलचस्प स्रोत हैं जो हाल ही में ग्रीनलैंड सागर में हुए एक अहम वैज्ञानिक अभियान के बारे में बताते हैं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये सिस्टम, जिसे कभी-कभी पृथ्वी की जलवायु का कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, ये कमजोर क्यों पड़ रहा है। हाँ, और अगर ये रुक गया तो क्या हो सकता है और वैज्ञानिक इसे लेकर क्या कर रहे हैं, ये सब बातें आज हम करेंगे। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। ये AMOC आखिर है क्या? देखिए, AMOC मतलब अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये एक तरह से महासागर का एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन सिस्टम है, इंजन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये गर्म और नमकीन पानी को उष्णकटिबंधीय इलाकों से, मतलब भूमध्य रेखा के पास से उत्तर की तरफ ले जाता है, यूरोप और आर्कटिक की ओर। अच्छा, गर्म पानी उत्तर की तरफ गया, फिर वहां पहुंचकर ये पानी ठंडा होता है, और ठंडा होने के साथ साथ क्योंकि वो खारा होता है तो वो भारी हो जाता है। भारी होकर वो नीचे डूबता है समुद्र की गहराइयों में। और फिर गहरे समुद्र से ये ठंडा पानी वापस दक्षिण की तरफ बहता है। तो ये एक पूरा चक्कर है। बिल्कुल, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट जैसा। और ये चक्कर हमारे मौसम पर बहुत गहरा असर डालता है, समुद्री जीवन को सपोर्ट करता है, और खासतौर पर यूरोप को उसे काफी गर्म रखता है। जितना वो अपनी लैटिट्यूड के हिसाब से होता, उससे कहीं ज्यादा गर्म। लेकिन अब चिंता ये है कि ये सिस्टम गड़बड़ा रहा है। हाँ, चिंता की बात यही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, ग्रीनलैंड और आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है तेजी से, और उसका पानी समंदर में जा रहा है। हाँ, ढेर सारा ताज़ा पानी समंदर में मिल रहा है। अब ये ताज़ा पानी नमकीन पानी की तुलना में हल्का होता है, तो जब ये ताज़ा पानी सतह के पानी में मिलता है तो सतह का पानी उतना भारी नहीं हो पाता कि आसानी से नीचे डूब सके। मतलब जो डूबने की प्रक्रिया थी वो धीमी हो रही है। बिल्कुल, और वही डूबने की प्रक्रिया तो इस AMOC इंजन को चलाती है, तो इंजन एक तरह से धीमा पड़ रहा है। और कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरह रुक भी सकता है। ये कितना सीरियस है? ये बहुत सीरियस है। कुछ क्लाइमेट मॉडल्स हैं जो अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 50 से 100 सालों में इसके पूरी तरह रुक जाने का खतरा है। और अगर ये रुक गया तो? अगर ऐसा हुआ तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। सोचिए, उत्तर पश्चिमी यूरोप का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 15 डिग्री मतलब लंदन में आर्कटिक जैसी सर्दी? कुछ वैसा ही। अमेज़न के वर्षा वनों में भयंकर सूखा पड़ सकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वहां गर्मी की लहरें और भी ज्यादा तीव्र हो सकती हैं। बाप रे, ये तो पूरी दुनिया के मौसम को उलट-पुलट कर देगा। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए वैज्ञानिक इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो इसी को समझने के लिए वो अभियान हुआ था ना ग्रीनलैंड सागर में। हाँ, बिल्कुल। इसी खतरे की तह तक जाने के लिए 2025 की शुरुआत में, मतलब इसी साल, वैज्ञानिकों की एक टीम नॉर्वे के एक खास आइसब्रेकर जहाज RV क्रोनप्रिंस हाकोन पर सवार होकर ग्रीनलैंड सागर गई। अच्छा, ये EU का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, रोवर, उसी का हिस्सा था ये अभियान। और ये इलाका बहुत अहम है क्योंकि सर्दियों में यहाँ जाना बेहद मुश्किल होता है, बहुत कम डेटा है वहाँ का। समझ सकती हूँ। सर्दियों में ग्रीनलैंड सागर मतलब जबरदस्त ठंड और बर्फ होगी। हाँ, बहुत मुश्किल हालात थे। टीम ने कड़ाके की ठंड झेली, तापमान -22 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक गया। -30? जी। साथ में तेज बर्फीली हवाएं, घना समुद्री बर्फ, चुनौतियां बहुत थी, लेकिन उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। जैसे थर्मल ड्रोन थे। ये ड्रोन हवा और समुद्र के बीच कितनी गर्मी का लेन देन हो रहा है वो माप रहे थे। फिर एक CTD रोजेट नाम का उपकरण था। CTD? हाँ, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, डेप्थ। ये पानी का खारापन, तापमान और गहराई मापता है अलग अलग लेवल पर, और पानी के सैंपल भी लेता है। और साथ में ऑटोमेटिक अंडर वाटर ग्लाइडर्स भी थे जो पानी के अंदर तैरते हुए लगातार डेटा भेजते रहते। कमाल की तकनीक है। तो इतनी मेहनत से कुछ खास जानकारी मिली? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा में पहले ये इलाका सर्दियों में ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता था, तो पानी और हवा का संपर्क नहीं होता होगा ज्यादा। सही कहा, गर्मी का लेन देन रुक जाता था। लेकिन अब शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियों में भी वहाँ खुला पानी ज्यादा दिख रहा है, जिसे पॉलिनिया कहते हैं। अच्छा, खुला पानी। तो इससे हो ये रहा है कि समुद्र अपनी काफी गर्मी सीधे हवा में छोड़ रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है AMOC पर? देखिए, जब समुद्र तेजी से गर्मी छोड़ता है तो सतह का पानी ठंडा होता है, और ठंडा होने के साथ साथ वाष्पीकरण से वो और खारा भी होता जाता है। मतलब और सघन और भारी? बिल्कुल, और भारी पानी नीचे डूबता है।
और यही डूबने की प्रक्रिया एएमओसी को चलाती है, जैसे हमने पहले बात की। तो ये जो गर्मी निकलने की प्रक्रिया है, ये शायद एएमओसी को थोड़ा स्थिर करने में मदद कर सकती है। ओह, तो ये एक तरह की उम्मीद की किरण हुई। हाँ, अभियान से जुड़े वैज्ञानिक जैसे केटिल वागे और एरिका जॉर्जी इसे कुछ इसी तरह देख रहे हैं, एक उम्मीद की छोटी सी किरण। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अभी ये कहना कि इससे एएमओसी बच जाएगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये एक जटिल पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। समझ रही हूँ। लेकिन एक और बड़ी चुनौती भी तो है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं, वो है डेटा की कमी। मतलब हम कितने समय से एएमओसी पर सीधी नजर रख रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे पास एएमओसी की सीधी निगरानी का डेटा सिर्फ लगभग 20 साल का ही है। बस 20 साल? हाँ, मोटे तौर पर। ये डेटा रैपिड मोचा और ओस्नैप जैसे बड़े निगरानी कार्यक्रमों से आता है। ये अटलांटिक में तारों के जाल जैसे सिस्टम है जो पानी के बहाव को मापते हैं। लेकिन जलवायु के इतने बड़े सिस्टम को समझने के लिए 20 साल का डेटा वो बहुत कम है। तो ये पता लगाना मुश्किल है कि जो बदलाव हम देख रहे हैं वो वाकई एक खतरनाक गिरावट की शुरुआत है या सिर्फ प्राकृतिक उतार चढ़ाव। एग्जैक्टली, यही अनिश्चितता है। इसी वजह से वैज्ञानिक समुदाय में भी पूरी सहमति नहीं है। अच्छा, मतलब अलग अलग राय है। हाँ, कुछ जाने माने शोधकर्ता हैं जैसे हेंग डिक्स्ट्रा, स्टीफन रेमस्टॉफ, उनके मॉडल्स के हिसाब से इस सदी में एएमओसी के ढह जाने की, मतलब रुक जाने की 50% तक संभावना है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये वाकई चिंताजनक आंकड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सूजन लोजियर जैसे कुछ और बड़े वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि शायद हम अभी सिर्फ प्राकृतिक बदलाव देख रहे हो, कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब स्थिति साफ नहीं है अभी? बिल्कुल, लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि अगर ये सिस्टम रुका तो खतरा बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत हाई है। इसलिए अनिश्चितता के बावजूद हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तो आगे क्या और कोशिशें हो रही हैं इसे बेहतर समझने की? हाँ, दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं। यूरोप, कनाडा और अमेरिका मिलकर ईपॉक नाम का एक बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपनी एक नई एजेंसी बनाई है, आर्या। तो लक्ष्य क्या है इन सब का? लक्ष्य यही है कि कंप्यूटर मॉडलिंग को और बेहतर बनाया जाए और उसे फील्ड डेटा, मतलब जमीन से या समुद्र से इकट्ठी की गई जानकारी के साथ मिलाया जाए, ताकि हम बेहतर भविष्यवाणी कर सकें। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है ना, कि जब तक डेटा में बिल्कुल साफ ट्रेंड दिखेगा, हाँ, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें खतरे का पता लगने से पहले ही शायद कदम उठाने होंगे। तो संक्षेप में कहें तो एमॉक हमारी जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इसे खतरे में डाल रही है। एकदम सही कहा। और वैज्ञानिक समय के खिलाफ एक दौड़ में लगे हैं, खासकर ग्रीनलैंड सागर जैसे अहम इलाकों से ज्यादा सटीक जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि यहीं एएमओसी के बनने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उस अभियान के मुख्य वैज्ञानिक केटिल वागे का एक कोट भी है हमारे स्रोत में। उन्होंने कहा, अगर एएमओसी को कुछ होता है तो इसके परिणाम बहुत व्यापक और गंभीर होंगे। भले ही इसकी संभावना कम क्यों ना लगे, हमें अभी कार्य करने की आवश्यकता है। ये बात स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो इन बदलावों की रफ्तार को कम आंक रहे हों, क्योंकि शायद वो आर्कटिक में होने वाली उन जटिल प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पकड़ ही नहीं पा रहे हैं जो एएमओसी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं? ये एक बहुत ही मौजूद सवाल है और इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।